हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी में चैप्टर नंबर 16। आप और मैं ऐसे लोगों से वित्तीय अनुसंकेत लेते समय सावधान रहें जिनका खेल आपसे अलग हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और जहां वीडियो में डाउट हो वहां पे कमेंट करें। श्योरली मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16, आप और मैं। 2000 के दशक की हुई शुरुआत। .com बबल के अंत सपोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति को 6.3 ट्रिलियन डॉलर से घटा दिया। हाउसिंग बबल के अंत ने 8 ट्रिलियन डॉलर कम कर दिया। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि वित्तीय बबल कितने विनाशकारी हो सकते हैं, वे कितने ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। यह सब आखिर क्यों होता है और यह सब क्यों होता ही रहता है। हम सब ने सबक क्यों नहीं सीखते, हम अपने सबक क्यों नहीं सीखते। यहाँ एक सामान्य उत्तर यह है कि लोग लालची होते हैं और लालच मनुष्य को स्वभाव की एक अमिट विशेषता होती है। बबल से सीख लेना कठिन इसलिए भी है क्योंकि वे कैंसर की तरह नहीं होते जहां बायोप्सी से हमें साफ चेतावनी और डायग्नोसिस मिल जाए। वे किसी राजनीतिक पार्टी के उत्थान और पतन की तरह अधिक होते हैं जहां पक्ष दृष्टि में परिणाम तो साफ होता है लेकिन कारण और दोष पर भी सही सहमति नहीं होती। निवेश प्रतिफल के लिए प्रतिस्पर्धा भीषण और किसी को हर समय पर हर संपत्ति का स्वामित्व चाहिए, जिसका मतलब यह है कि बबल की धारणा ही हमेशा रहेगी क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचना चाहता कि वे अधिक मूल्यांकित संपत्ति के मालिक हैं। पश्च दृष्टि में सबक सीखने के बजाय हम संभवतः निंदा करने के लिए उंगलियां उठाते हैं। मुझे नहीं लगता हम कभी पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि बबल आखिर क्यों है। यह अधिक उनमें से कोई परस्पर विरोधी और सभी विवादास्पद होते हैं। यह बहुत ही जटिल विषय है जिसके सरल उत्तर नहीं है, लेकिन मैं उनके होने का एक ऐसा कारण सामने रखना चाहूँगा जो अनदेखा भी रह जाता है और व्यक्तिगत रूप से आप पर लागू भी होता है। निवेशक अक्सर निर्दोष रूप से दूसरे निवेशकों को अनुसंकेत ले लेते हैं और उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों। वित्त में एक ऐसी अवधारणा है जो निर्दोष प्रतीत होती है लेकिन जिसने बेहिसाब विनाश किया। वह धारणा यह है कि एक ऐसे संसार में जहां निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग अलग हैं, संपत्ति का एकमात्र तर्कसंगत मूल्य होता है। अपने आप से पूछिए, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना मूल्य चुकाना चाहिए। 1990 के .com बबल को ही लीजिए। 1999 में याहू स्टॉक को देखकर कह सकते थे वह पागलपन था। जिलियन गुना का मुनाफा, उस मूल्य निर्धारण का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बहुत से निवेशकों जिनके पास 1999 में याहू का स्टॉक था, उनकी समय परिधि इतनी छोटी थी कि उनके लिए एक मूल्य चुकाना अर्थपूर्ण था। एक डे ट्रेडर जो चाहे निष्पादित कर सकते हैं, चाहे याहू के एक शेयर की कीमत $0.5 रही हो या फिर $500, फर्क नहीं पड़ता जब तक वह उसी दिन सही दिशा में जाए। बबल तब बनते हैं जब आप अल्पावधि प्रतिफल इतनी राशि अर्जित कर लेते हैं कि निवेशकों की बनावट अधिकतर दीर्घकालिक अल्पावधि में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया खुद ब खुद बढ़ती रहती है। जैसे जैसे व्यापारी अल्पावधि प्रतिकूल को बढ़ाते हैं, वे और अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं शीघ्र ही, और इसमें अधिक देर नहीं लगती। सबसे अधिक प्राधिकार वाले प्रभावी मार्केट मूल्य सेक्टर वे होते हैं जिनकी समय परिधि छोटी होती है। यह कहना आम बात है कि .com बबल भविष्य के बारे में तर्कहीन आशावाद का समय था, लेकिन उस युग की एक सबसे बड़ी खबर ट्रेडिंग की रिकॉर्ड मात्रा की घोषणा थी। जो होता है जब निवेशक एक ही दिन में खरीदें और बेचें। निवेशक विशेषतः वे जो मूल्य सेट कर रहे थे अगले 20 वर्षों के बारे में नहीं सोच रहे थे। 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का कुल आवर्त 120% था। इसका मतलब यह था कि वे ज्यादा से ज्यादा 8 महीने के बारे में ही सोच रहे थे। 2000 के दशक में मध्य में हुए हाउसिंग बबल में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। अगले 10 वर्षों के लिए अपने परिवार के लिए फ्लोरिडा के एक 2 बेडरूम के घर पर 7 लाख
डॉलर खर्च करने को उचित सिद्ध करना ठीक है, लेकिन अब अर्थपूर्ण लगेगा अगर आप कुछ महीने में बढ़ते हुए मूल्य का तुरंत लाभ उठाने के लिए उस घर को मार्केट में क्लब कर दें। और उस बबल के दौरान बहुत से लोग ठीक यही कर रहे थे। बबल का निर्माण लोगों को दीर्घावधि निवेश में बिना सोचे समझे भागीदारी इतना संबंध नहीं रखता। इसका संबंध लोगों के खुद हद तर्कसंगत रूप से अल्पावधि ट्रेडिंग की ओर बढ़ने से है, उस आवेग का लाभ उठाने के लिए जो खुद व खुद बढ़ रहा हो। आप लोग से क्या करने की अपेक्षा करते हैं जब आवेग एक बड़ा अल्पावधि प्रतिफल देने की क्षमता को उत्पन्न कर देता है? बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने कभी नहीं। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। लोग हमेशा लाभ के पीछे भागते हैं और अल्पावधि ट्रेडर ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां दीर्घकालिक निवेश के नियम, खासकर मूल्य निर्धारण को ले जाकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं क्योंकि वे इस खेल में मायने नहीं रखते। सिस्को का स्टॉक 1999 में 300% बढ़कर $60 प्रति शेयर हो गया। उस मूल्य की कंपनी का मूल्य $6000 बिलियन पर जा पहुंचा, जो अविश्वसनीय है। कुछ ने वाकई सोचा कि यह इस योग्य है। डे ट्रेडर आनंद उठा रहे थे। अर्थशास्त्री वर्टन माइकल ने एक बार कहा था कि उस दौर पर सिस्को को गर्भित वृद्धि दर का मतलब है कि 20 वर्ष के भीतर ही पूरी तरह यूएस अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाएगी। जब CNBC पर एक विवरण यह कहता है आपको यह स्टॉक खरीदना चाहिए, याद रखिए कि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप सिर्फ मजे के लिए ट्रेडिंग करने वाले एक किशोर हैं। जब एक बुजुर्ग विधवा जिसका बजट सीमित है, एक हेज फंड का मैनेजर जो तिमाही को खत्म होने से पहले अपने बही खातों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि इन तीनों लोगों की प्राथमिकताएं समान होंगी और जिस भी स्तर पर कोई ट्रेड स्टॉक चल रहा है वह उन तीनों के लिए ठीक होगा? यह मूर्खतापूर्ण है। यह समझना ठीक है कि दूसरे निवेशकों के लक्ष्य हमसे अलग हो सकते हैं क्योंकि मनोविज्ञान का एक फर्क यह ना समझना है कि तर्कसंगत लोग दुनिया को आपसे अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बढ़ते मूल्य सभी निवेशकों को एक प्रकार फुसलाते हैं और सर्वश्रेष्ठ मार्केटर को भी ईर्ष्या हो जाती है। वे एक ड्रग की तरह हैं जो मूल्य सचेत निवेशकों को भावुक आशावादियों में अपरिवर्तित कर देती हैं, जो अपने से दूसरा खेल खेलने वालों के व्यवहार के कारण अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। हालांकि हम ये देख सकते हैं कि लोग कार, घर, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। हमें उनके लक्ष्य, परेशानियों और अभिलाषाओं देखने को नहीं मिलते। एक युवा वकील जो किसी प्रतिष्ठित लॉ कंपनी का सहभागी बनना चाहता है, उसे ऐसे वेश में रहना पड़ता है जिसकी मुझे एक लेख होने के नाते जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे स्वेट पैंट पहनकर भी काम कर सकता है। लेकिन जब उसकी खरीदारी मेरी उम्मीदों को टालने लगती है, मैं आगामी निराशा की राह पर चल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं यह पैसा उस करियर बूस्ट के बगैर खर्च कर रहा हूँ जो उसे मिल रहा है। हो सकता है हमारे अंदाज भी अलग अलग ना हो, हम बस अलग खेल खेल रहे हों। यह समझने के लिए मुझे सालों लग गए। मुख्य बात जिसकी करना चाहूँगा वो है कि कुछ भी करके यह पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम में से कुछ लोग जो करते हैं वह आश्चर्यजनक है। हम हर निवेश करने वाले को निवेशक बुलाते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल खिलाड़ी को जो सामने नियम वाला एक ही खेल खेल रहे हैं। मैं अपने खुद के धन को किस प्रकार निवेश करता हूँ इसका विवरण अध्याय 20 में है, लेकिन सालों पहले मैंने लिखा था कि मैं धैर्यवान निवेशक हूँ जो वास्तविक आर्थिक विकास का उत्पादन करने की संसार की योग्यता के प्रति आशावादी है, और मुझे विश्वास है कि अगले 30 वर्षों से वह विकास मेरे निवेश को लाभ पहुँचाएगा। यह विचित्र सुनाई पड़ रहा है, लेकिन एक बार जब आप अपना मिशन लिख लेते हैं आप समझ पाते हैं इसे असंबंध सब कुछ इस साल मार्केट ने किया, अगले साल मंदी होगी या नहीं, उस खेल का हिस्सा जो मैं नहीं खेल रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता और मुझे इसके बहकावे में आने का कोई खतरा भी नहीं लगता। आगे चलिए निराशावादी के बारे में बात करते हैं। निराशावाद का बहकावा, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।